Hello students, so we are discussing the chapter reproduction in organisms, and in the previous lecture we did talk about different types of fission. So आज के lecture में we'll start with the process of budding. ठीक है, so budding is also asexual reproduction. So let's start. So budding की बात करें तो budding आपने पहले पढ़ रखा है, and budding के बारे में we'll always talk about कि hydra में budding देखने को मिलता है. So budding में दो variations available है, one is internal budding, another is external budding. ठीक है, तो पहले we'll talk about the external budding. तो external budding के example में I can use hydra. ठीक है, एक्सटर्नल बर्डिंग के एग्जांपल में अपन हाइड्रा को यूज कर सकते हैं. और हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा इज नॉट अ प्लांट, इट्स अ ऑर्गेनिज्म, इट्स एन एनिमल. ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल दे गेट कंफ्यूज्ड बिकॉज हाइड्रा लुक्स लाइक अ प्लांट. इट्स नॉट अ प्लांट, इट्स अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट्स एन एनिमल. आई एम सॉरी, लिविंग ऑर्गेनिज्म तो प्लांट भी है बट इट्स एन एनिमल. सो हाइड्रा की बात करें तो इस तरीके से हाइड्रा के टेंटिकल्स होते हैं. ठीक है, और नीचे की तरफ देयर इज द बॉडी. इस तरीके से बॉडी होती है हाइड्रा की. ऊपर की तरफ टेंटिकल्स है. इन टेंटिकल्स को हटा देता हूं मैं कि आप अच्छे से देख सकूं. ठीक है, दिस इज हाइड्रा, दिस आर द टेंटिकल्स. सो हाइड्रा में व्हाट डू वी ऑब्जर्व? विल फर्स्ट विल ऑब्जर्व अ स्मॉल आउटग्रोथ. एक छोटा सा आउटग्रोथ आपको दिखेगा टेंटिकल की हाइड्रा की सरफेस के ऊपर. और ये आउटग्रोथ धीरे धीरे बढ़ेगा. दिस इज गोइंग टू इंक्रीज इन साइज एंड इट इज गोइंग टू डेवलप. इसमें टेंटिकल्स डेवलप होने लगेगी. ठीक है, फर्दर ग्रोथ वुड अकर. ठीक है, देखो आप काफी बड़ा हो गया अभी कंपैरेटिवली. ठीक है, एंड व्हेन इट ग्रोज इनफ तो ये क्या हो जाएगा? ये यहां से डिटैच हो जाएगा. क्या हो जाएगा? डिटैच हो जाएगा. सो दिस इज नोन एज द डॉटर हाइड्रा. इसे क्या बोलेंगे? टर्म्ड एज डॉटर हाइड्रा. और यहां पे बर्ड कहां पे बना है? बर्ड का फॉर्मेशन बॉडी के बाहर की तरफ हुआ. ठीक है, द बर्ड इज बीइंग फॉर्म्ड ऑन द आउटर साइड. ठीक है, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल बर्डिंग. ठीक है, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली द बर्ड ग्रोज. बर्ड occurs on outer surface and slowly and gradually develops into daughter hydra. Bud occurs on the outer surface and slowly and gradually develops into a daughter hydra. ठीक है, so this is known as external budding. Now एक और केस है, there is an organism known as obelia. तो obelia की अगर बात करते हैं तो obelia के केस में क्या होता है? यहाँ पे कितने बर्ड है? दिस इज सिंगल बर्ड. यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ सिंगल बर्ड. ठीक है, obelia के केस में there are multiple birds arising. काफी सारे बर्ड्स अराइज करेंगे पूरी बॉडी के ऊपर से. और देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म. पूरी कॉलोनी का फॉर्मेशन होगा. यहाँ पे एक ही ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है ना, बट इन केस ऑफ Obelia, there is multiple organisms formed at the same time.
मीन्स देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ कॉलोनी। ठीक है, तो मैं इसको रब करता हूं और मैं लिखूंगा, सो दिस वाज हाइड्रा इन ओबेलिया। चलो यहां इन ओबेलिया colonial polyploid condition occurs. Condition occurs due to multiple budding। काफी सारी बडिंग होने की वजह से क्या होता है, एक colonial polyploid condition क्रिएट होती है, ओके और एक कॉलोनी का फॉर्मेशन होता है ओबेलिया के अंदर। कॉलोनी फॉर्म्ड, ठीक है। अब ये कॉलोनी का जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, सिंगुलर मेम्ब्रेन ऑफ द कॉलोनी, क्योंकि मैंने क्या बोला, काफी सारे ओबेलिया साथ में आ जाएगी, काफी सारी कॉलोनी का फॉर्मेशन होगा। सो जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, या फिर आई पुट इट एज द सिंगल मेंबर इन द कॉलोनी, single member of colony is known as zooid। कॉलोनी का फॉर्मेशन हुआ, काफी सारी आउटग्रोथ बडिंग की वजह से काफी सारे ऑर्गेनिजम्स फॉर्म हो गए, तो पूरी कॉलोनी बनी है। अब इस कॉलोनी के अगर सिंगल मेंबर की मैं बात करूं तो इस सिंगल मेंबर को क्या कहा जाता है, जॉइड कहा जाता है, ठीक है। सो हाइड्रा में वी हैव सिंगल बडिंग, बट इन ओबेलिया वी हैव मल्टीपल बडिंग, जिसकी वजह से क्या होता है, मल्टीपल बडिंग की वजह से कॉलोनी पूरी बन जाती है, और कॉलोनी के इंडिविजुअल मेंबर को क्या कहा जाता है, जॉइड कहा जाता है। सॉरी, इस टर्म है जॉइड, ठीक है, सिंपल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटरनल बडिंग। आप लिख लो ये चीजों को। सो इंटरनल बडिंग की अगर मैं बात करूं तो उसमें किसका एग्जांपल ले सकते हैं। सो इंटरनल बडिंग में वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ sponges। Internal budding is observed in sponges, ठीक है। अभी इसमें होता क्या है कि ड्यूरिंग द ऑटम, स्पॉन्ज जो होता है ना, ड्यूरिंग द ऑटम सीजन, ड्यूरिंग autumn season they accumulate food, and form gammules। They accumulate food and form gammules। Gammules are for reproduction। Gammules किस काम में आएगा, gammules reproduction में काम में आएगा, ठीक है। तो gammules are actually, these are internal bud, these are internal bud, ठीक है। तो गेम्यूल्स का अगर मैं डायग्राम बनाऊं, इंटरनल बर्ड्स का अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो इस तरीके से है, there is presence of an opening which is termed as micropipe। ठीक है, और काफी सारे स्पाइक्स होते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ
गैम्यूल. सो आप अगर गैम्यूल को देखो तो वहां पे दो कवरिंग अवेलेबल है. देयर इज प्रेजेंस ऑफ द इनर कवरिंग एंड द आउटर कवरिंग. There is presence of two coverings, और जो मैंने बताया they are going to be pointed structures known as spicules. They are termed as spicules. ठीक है. What else do we observe is अंदर की तरफ यहाँ पे there is going to be formation of specialized cells known as archaeocytes. This have the ability of division. They are totipotent in nature. तो यहाँ पे दिखाते हैं अपन. ठीक है, ये जो सेल्स है they are archaeocytes. These are archaeocytes. और आपको क्या याद रखना है, they are totipotent in nature. मतलब they have the ability to divide. Totipotency is the ability to divide. तो क्या लिखेंगे, totipotent in nature. They are totipotent in nature. ठीक है. प्लस अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे एक और चीज जो आपको देखने को मिलेगी, दैट इज गोइंग टू बी रिजर्व फूड मटेरियल. और क्या देखने को मिलेगा आर्कियोसाइट्स के साथ, रिजर्व फूड मटेरियल भी देखने को मिलेगा. ठीक है. और जो ओपनिंग मैंने यहां पे दिखाई है, दिस ओपनिंग इज टर्म्ड एज माइक्रोपाइल. द ओपनिंग इज टर्म्ड एज माइक्रोपाइल. ठीक है. सो दो कवरिंग है, स्पिक्यूल्स अवेलेबल है. अंदर की तरफ के जो टोटिपोटेंट सेल्स उन्हें आर्कियोसाइट्स कहा जाता है. एंड दे कंसिस्ट ऑफ व्हाट, दे कंसिस्ट ऑफ द रिजर्व्ड फूड मटेरियल एज वेल. ठीक है. सो ये सब कब हुआ, यहाँ पे मैंने लिखा है ड्यूरिंग द ऑटम सीजन दे एक्यूमुलेट फूड एंड फॉर्म गैम्यूल्स. दिस आर गैम्यूल्स. ठीक है, विद द रिजर्व्ड फूड. ठीक है. अब क्या होगा, विंटर्स में गैम्यूल लाई इन वाटर. ठीक है. विंटर्स में इन गैम्यूल्स को पानी में रिलीज किया जाएगा. एंड इन स्प्रिंग द आर्कियोसाइट्स कम आउट एंड डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल्स. तो यहां लिखेंगे in winters gemmule lie in water. यहां पे एक और पॉइंट में मेंशन करूंगा, the parent body dies, parent body dies and gemmules lie in water during winter. Parent body dies and gemmules lie in water during the winters. ठीक है. अब क्या होगा, in the spring season the archaeocytes अंदर से बाहर आएंगे. in spring season the archaeocytes come out and develop into new offspring. ठीक है, समझ में आ गया. सो इंटरनल बडिंग इज ऑब्जर्व्ड इन द स्पॉन्जेस. ड्यूरिंग ऑटम सीजन दे एक्यूमुलेट फूड and form gemmules. So this is a gemmule consisting of two coverings. The opening is known as micropyle
and अंदर जो specialized cells है which have the ability to undergo totipotency, okay, that is the ability to divide, ठीक है. Archaeocytes of food available है, ठीक है. So parent body dies, जब parent body की death हो जाती है तो gamioles they lie in the water during winter, और फिर spring season में क्या होगा, the archaeocytes they come out and develop into new offsprings, ठीक है. सिंपल एंड इजी. तो ये दिस इज हैपनिंग इन दी स्पॉन्जेस. स्पॉन्जेस का एग्जांपल भी अपन ले लेते हैं. सो यहाँ पे एग्जांपल में मैं लिख लेता हूँ स्पॉन्जिला आप लिख सकते हो, साइकॉन आप लिख सकते हो, ठीक है. सो आई put it here, spongilla and साइकॉन. The examples are spongilla and साइकॉन, ठीक है. सिंपल एंड इजी. सो दिस वाज इंटरनल बर्डिंग. ये आपने इंटरनल बर्डिंग देखा है, ठीक है. एक्सटर्नल बर्डिंग में आपने हाइड्रा की बात करी थी, ओपेलिया भी आप ले सकते हो. सो लेट्स मूव अहेड नाउ. Okay, so now we'll talk about fragmentation. ठीक है. सो फ्रेगमेंटेशन की अगर बात करते हैं तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है. सो देयर इज ब्रेकिंग बॉडी इनटू फ्रेगमेंट्स, breakage of body into fragments, ठीक है. फ्रेगमेंट्स में बॉडी टूट जाती है and then regeneration of each fragment into a new organism takes place, and then regeneration from each fragment, takes place, ठीक है. and this leads to the formation of new organism, ठीक है. So breakage of body at the time of maturity, when the organism matures, so breakage of body into fragments and then regeneration from each fragment, okay, this leads to the formation of new organism, ठीक है. एग्जाम्पल में we can take the flatworms, okay, sea stars, and sponges, ठीक है. So this was fragmentation. So now let's put some points about the advantages and disadvantages of asexual reproduction. कि जो asexual reproduction अपन देख रहे हैं उसमें कोई एडवांटेज है या नहीं है, ठीक है. सो फ्रेगमेंटेशन हो गया, बडिंग हो गया है, और क्या था इससे पहले आपने देखा, फिशन हो गया. सो लेट्स मूव अहेड. सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में
Is there an advantage or not? ठीक है. So let's talk about the advantage first. दूसरी कैटेगरी में लिखेंगे अपन डिसएडवांटेज. एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की बात करते हैं. सो एडवांटेज क्या है कि यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर इज अ सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेटिंग. दैट इज एडवांटेज. यू डोंट नीड मोर देन वन पेरेंट. एक ही पेरेंट नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर सकता है. सो विल पुट इट एज यूनिपेरेंट. ठीक है. अब होता क्या है, जब एक ही पेरेंट पार्टिसिपेट करता है ना, तो उसी का डीएनए आगे कैरी फॉरवर्ड होता है. तो उसी का डीएनए जब आगे कैरी फॉरवर्ड होता है तो देयर इज नो चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू वेराइटी. देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ न्यू वेरिएशन. इफ देयर आर टू पेरेंट्स पार्टिसिपेटिंग, तो उन दोनों का डीएनए जब मिक्स होगा तो एक नई वेराइटी का फॉर्मेशन हो सकता है. तो यहां पे मैं लिखूंगा नो वेरिएशन इज ऑब्जर्व्ड. ठीक है. और अगर वेरिएशन नहीं आता है तो वेरिएशन आपको पता है, वेरिएशन लीड्स टू व्हाट? वेरिएशन लीड्स टू एवोल्यूशन. तो यहां पे एक और चीज नहीं हो पाएगी, दैट इज नो एवोल्यूशन. नो एवोल्यूशन. ठीक है. एडवांटेज की मैं बात करूंगा. सो यूनिपेरेंटल है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफी जल्दी होता है, फास्ट. इट इज रैपिड. इट इज रैपिड. बट सामने आपको एवोल्यूशन होता हुआ नहीं मिलेगा. अब रैपिड होगा तो एक प्रॉब्लम आप ये भी देखोगे कि काफी ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बनते जाएंगे. सो दिस कुड लीड टू ओवर क्राउडिंग ड्यू टू रैपिड डिविजन. क्राउडिंग ड्यू टू रैपिड डिविजन. ठीक है. एडवांटेज ये है यहां पे कि जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, जो पेरेंटल जीनोटाइप है, वो प्रिजर्व्ड रहता है. क्योंकि सेम टू सेम कॉम्बिनेशन आगे जा रहा है, सेम टू सेम पेरेंटल जीनोटाइप आगे जा रहा है ना. देयर इज नो इंटरफेरेंस बाय अनदर पेरेंट. सो द जेनेटिक मटेरियल इज कंजर्व्ड, इट्स प्रिजर्व्ड. क्या लिखेंगे? प्रिजर्वेशन of gene combination of parent. Preservation of gene combination of parent आपको देखने को मिलेगा. ठीक है. For example, if there is a plant which has a very big fruits available and the fruits are very tasty, तो अगर उस प्लांट का आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराते हो जिसमें आप एक दूसरा पेरेंट लेते हो और इस प्लांट को लेते हो, तो क्या होगा? जो नया प्लांट बनेगा उसके अंदर जो नया पेरेंट आपने इंट्रोड्यूस किया उसके कैरेक्टर्स भी आएंगे. तो जो मेन कैरेक्टर थे इस पेरेंट के प्लांट के पास, दैट वाज बिग फ्रूट एंड जूसी फ्रूट्स और टेस्टी फ्रूट्स, वो कैरेक्टर क्या हो जाएगा? उस कैरेक्टर के न्यू प्लांट में आने के चांसेस कितने? ओनली 50% है ना. 50% चांसेस होते हैं. तो जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको चाहिए थी, आपके प्लांट के पास जो अवेलेबल थी, वो आगे जब नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होगी तो वो कंजर्व नहीं रहेगी, मिक्सिंग हो जाएगा. बट यहाँ पे एज देयर इज अ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, जो जीन रहेगा वो कंजर्व्ड रहेगा. सो देयर इज गोइंग टू बी प्रिजर्वेशन ऑफ जीन कॉम्बिनेशन ऑफ पेरेंट. ठीक है. सो ये डिसएडवांटेज हो गए कि यार वेरिएशन नहीं है, एवोल्यूशन नहीं होगा, ओवर क्राउडिंग हो जाएगा ड्यू टू रैपिड डिवीजन. एंड ये एडवांटेज है कि यार यूनिपेरेंटल है, दूसरे पेरेंट की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, काफी फास्ट होगा, रैपिड है. और जो पेरेंटल जीनोटाइप है, जीन्स है, वो क्या रहने वाले? दे आर गोइंग टू बी प्रिजर्व्ड. ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है. सो मोस्ट ऑफ अस वी आर अवेयर अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, ये सब चीजें भी आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी, पर थोड़ा डिटेलिंग यहाँ पे ऐड हो चुका है. तो उसी तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी विल ऐड सम डिटेल्स. सो
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करते हैं तो एक पॉइंट तो आपको पता ही है, it includes two parents, participation of two parents. तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट मेरा आ जाएगा, इट्स गोइंग टू बी बाई पेरेंटल. क्या होगा? इट्स गोइंग टू बी बाई पेरेंटल. ठीक है. और यहां पे व्हेन टू पेरेंट्स पार्टिसिपेट्स देयर इज मिक्सिंग ऑफ डीएनए. और जब मिक्सिंग ऑफ डीएनए होता है तो क्या चीज देखने को मिलेगी? देयर इज वेरिएशन टेकिंग प्लेस. एंड वेरिएशन लीड्स टू व्हाट? जो भी मैंने बात करी थी, इट लीड्स टू evolution. It leads to evolution. So there is mixing of DNA taking place, there is variation occurring, and the variation leads to evolution. ठीक है. दूसरी बात जो आपको देखने को मिलेगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, दैट इज फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल, fusion of male and female gamete. ठीक है. and this would result into what? For fusion of male and female gamete will result in formation of zygote. Formation of zygote. ठीक है. तो जो मेल गैमेट होगा दैट इज गोइंग टू बी हैप्लॉइड, जो फीमेल गैमेट होगा वो हैप्लॉइड होगा, और जो जाइगोट बनेगा वो जाइगोट क्या होगा? इट्स गोइंग टू बी डिप्लॉइड, 2n. ठीक है. तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज ओनली पॉसिबल इन दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है. फिर क्या लिखेंगे? where do we find sexual reproduction taking place? So it takes place in higher organisms observed in higher organisms like higher invertebrates and higher organisms like higher invertebrates and vertebrates. ठीक है. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करते हैं तो कोई कोई कैटेगरी ऑफ एनिमल्स जो होते हैं ना, दे कैन ओनली रिप्रोड्यूस इन अ पर्टिकुलर सीजन. Some of the organisms which perform sexual reproduction can only reproduce in a particular season or a particular time period. तो उन ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है सीजनल ब्रीडर्स. क्या कहा जाता है? ऑन द ब्रीडिंग पैटर्न की अगर बात करें, सो वी हैव सीजनल ब्रीडर्स. तो सीजनल ब्रीडर्स क्या कर सकते हैं? दे breed or they reproduce in a particular time period. They can only breed or mate या फिर reproduce in a particular season or time. ठीक है. एक पर्टिकुलर सीजन और टाइम में ही वो ब्रीड कर सकते हैं, इसलिए दे आर टर्म्ड एज सीजनल ब्रीडर्स. ठीक है. तो सीजनल ब्रीडर्स का अगर मैं एग्जांपल लिखूं तो आई कैन टेक द एग्जांपल ऑफ बर्ड्स एंड डॉग्स. ठीक है. बर्ड्स एंड डॉग्स आर सीजनल ब्रीडर्स, दे वुड ब्रीड इन अ पर्टिकुलर सीजन. ह्यूमंस की अगर बात करते हैं तो ह्यूमंस कैन ब्रीड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, दे कैन रिप्रोड्यूस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, देयर इज नो फिक्स्ड टाइम पीरियड. So they are termed as continuous breeders. Humans are termed as continuous breeders. ठीक है. So continuous breeders के एग्जाम्पल में, अच्छा पहले लिख लेते, can breed
anytime. Can breed anytime. There's no fixed time period. They can breed anytime. ठीक है. So the examples यहाँ पे अपन लिखेंगे किसको? Humans को लिख लेते हैं. ठीक है. Humans को लिख सकते हैं. ठीक है ना? Okay, so copy down the details. We'll move ahead. Now, in the animals which undergo sexual reproduction, there is a process known as the menstrual cycle. ठीक है. तो यहाँ पे आपने menstrual cycle 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है आपने. डिटेलिंग तो हो चुकी है इसकी प्रीवियस लेक्चर्स में. ठीक है. तो यहाँ पे menstrual cycle के साथ एक और साइकिल ऑब्जर्व होता है, that is termed as oestrus cycle. That is termed as oestrus cycle. ठीक है. तो menstrual cycle जो है that is observed only in primates. तो मैं लिखूंगा observed only in primates. Observed only in primates. ठीक है. जिसके एग्जाम्पल में आई कैन पुट द ह्यूमन्स, मंकी एंड एप. ह्यूमन, मंकी एंड एप्स. आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस दैट इज बीइंग कॉज. थोड़ा कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है बाजू वाले घर में, सो मे बी इट कैन कॉज डिस्टर्बेंस. तो आप ज़्यादा ध्यान दो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच. ठीक है. वहाँ पे आपका ध्यान मत डालो. ठीक है. सो बिकॉज दैट इज नॉट अंडर माई कंट्रोल. ठीक है. इट इज टेकिंग प्लेस इन दी हाउस नेक्स्ट टू माइंस. सो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आपको आ सकता है. सो प्लीज आई एम सॉरी फॉर माई पार्ट. ठीक है. सो इट इज ऑब्जर्व इन दी ह्यूमन्स, मंकीज एंड एप्स. नाउ काफी बार क्वेश्चन आता है कि यार सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मंकी एंड एप. ठीक है. तो मैं एक सिंपल पॉइंट ऑफ डिफरेंस दे देता हूं. जो एप होते हैं, आई एम सॉरी, जो मंकीज होते हैं ना, दे हैव टेल प्रेजेंट. ठीक है. और जो एप्स होते हैं उनमें टेल एब्सेंट होती है. ठीक है. तो जैसे कि आप अगर चिंपैंजी की बात करो तो चिंपैंजी कहां पे आएगा आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने बोला मंकी दे कंसिस्ट, दे हैव अ टेल एंड द एप्स में टेल नहीं होती. ठीक है. सो मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑब्जर्व्ड ओनली इन द प्राइमेट्स. ठीक है. यहां पे आपने 10th में पढ़ा था देयर इज ब्लीडिंग टेकिंग प्लेस. तो मैं यहां पे पॉइंट डालता हूं. ब्लीडिंग अकर्स. ठीक है. इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल. ओएस्ट्रस साइकिल की अगर बात करते हैं तो ओएस्ट्रस साइकिल दैट अकर्स इन और इट इज ऑब्जर्व्ड इन, it is observed in non-primates. It is observed in non-primates. ठीक है. एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं? तो एग्जाम्पल में लिख सकते हैं काउ, गोट, डियर, डॉग. ठीक है. इनमें जो साइकिल होती है ना, दैट इज टर्म्ड एज ओएस्ट्रस साइकिल. और इस साइकिल के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूं आपको. देयर इज नो ब्लीडिंग टेकिंग प्लेस. काफी कम अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग आप बोल सकते हो, या फिर नो ब्लीडिंग भी आप बोल सकते हो. वेरी लेस और नो ब्लीडिंग अकर्स. ठीक है. तो यार ब्लीडिंग अकर नहीं हो रही मतलब वेयर इज द ब्लड गोइंग. ठीक है. जब रप्चर हो जाएगी ब्लड वेसल तो सब चीजें कहां जाएगी? तो आप याद रखना, एवरीथिंग इज एब्सॉर्ब्ड बाय, everything is absorbed by the wall of uterus. ठीक है. यूट्रस पता है ना आपको. तो ओएस्ट्रस साइकिल में जो एनिमल है जैसे है काउ, गोट, डियर एंड डॉग, तो उनमें ब्लीडिंग नहीं होती है. और अगर होगी तो इट्स गोइंग टू बी वेरी लेस.
ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, वेरी लेस या फिर नो ब्लीडिंग अकर्स। वाई ब्लीडिंग नहीं हो रही है? क्योंकि जो ब्लड रप्चर हुआ है, ब्लड कैपिलरीज के रप्चर होने की वजह से जो ब्लड होता है दैट इज गेटिंग एब्जॉर्ब्ड बाय द वॉल ऑफ यूट्रस। ये आपको याद रखना है, ये एक यूनिक फीचर है जो आपको ऑयस्टरस साइकिल में देखने को मिलेगा, विच इज नॉट प्रेजेंट इन द ह्यूमंस। ठीक है, ह्यूमंस में ब्लीडिंग होती है, द वॉल ऑफ द यूट्रस डज नॉट एब्जॉर्ब द ब्लड, it releases the blood out of the body, but in this case in the animals it is going to be absorbed, so very less amount of blood is going to come out. ठीक है, so दो patterns मैंने बता दिए, menstrual cycle in the humans, primates, and oestrus cycle is observed in the non-primates and primates. ठीक है, now सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करते हैं, सो इट कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू 3 स्टेप्स, और इट कैन बी डिफरेंशिएटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 3 इवेंट्स। देखते हैं कौन कौन से इवेंट्स। फर्स्ट इवेंट जो है दैट इज द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है। ठीक है, दूसरा जो इवेंट है दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और जो थर्ड इवेंट आपको देखने को मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। That is going to be the post fertilization event। ठीक है, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट आपको देखने को मिलेगा, फर्टिलाइजेशन इवेंट आपको देखने को मिलेगा, एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट आपको देखने को मिलेगा। So let's start with the pre-fertilization event. That is the formation of gametes. ठीक है, that is going to be the formation of gametes, क्योंकि gametes तो fertilization से पहले ही बनेंगे ना। So pre-fertilization event में there is a process known as gametogenesis. There is a formation known as gametogenesis. ठीक है, सो gametogenesis में क्या होगा? That is formation of gametes. ठीक है, there is formation of gametes. Formation of gamete takes place. ठीक है, मेल में जो गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस है, अगर मेल की बात करते हैं ना, सो वी हैव अ स्पेसिफिक नेम फॉर द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस इन द मेल, दैट इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। मेल्स में वी हैव अ स्पेसिफिक नेम दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, एंड फीमेल्स में ऑल्सो वी हैव अ स्पेसिफिक नेम दैट इज oogenesis। क्या नाम है? oogenesis। सो गैमेटोजेनेसिस में इफ इट्स वी टॉकिंग अबाउट द मेल, वी टर्म द प्रोसेस एज स्पर्मेटोजेनेसिस, और अगर फीमेल्स की बात करें तो वी टर्म द प्रोसेस एज oogenesis। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट टेक्स प्लेस इन रिप्रोडक्टिव सेल्स, टेक्स प्लेस in रिप्रोडक्टिव सेल। किसमें होता है? रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर होता है। मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू किस चीज का फॉर्मेशन होगा? दिस वुड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ sperm and this would lead to the formation of egg या फिर ओवा।
ठीक है, ठीक है। तो ये जो रिप्रोडक्टिव सेल है कहां पे प्रेजेंट है? तो इन मेल्स the reproductive cell are present in testes, and in females the reproductive cell are present in ovary, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। द रिप्रोडक्टिव सेल्स टेस्टिस इन केस ऑफ मेल्स and in case of females the reproductive cell are in ovaries, ठीक है। The cells which undergo division to form the gametes, those cells are termed as myocytes, ठीक है। तो मेरे को नाम यहाँ पे लिखूंगा myocytes, cells which undergo meiotic division, क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन में तो meiotic division ही होता है। cells which undergo meiotic division for formation of gametes common, both in males and females. Cells which undergo meiotic division for the formation of gametes is known as myocyte. क्या कहा जाता है उसे? It is known as myocyte. It is known as myocyte, and the myocyte is always going to be diploid. क्या होगा? myocyte हमेशा it's going to be diploid, ठीक है। मतलब मियोसाइट क्या बनाएगा? गैमेट्स बनाएगा, स्पर्म एंड एग बनाएगा, ठीक है। सिंपल एंड इजी। जो स्पर्म होता है वो हैप्लॉइड होता है, जो एग होता है वो भी हैप्लॉइड होता है, और इन दोनों के फ्यूजन से जो जाइगोट बनता है वो क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। 2n इज डिप्लॉइड, n इज हैप्लॉइड, n इज हैप्लॉइड, 2n इज डिप्लॉइड, ठीक है। सो दिस आर द गैमेट्स एंड दिस इज द जाइगोट, ठीक है। तो गैमेट जिन सेल से बनते हैं, द सेल्स विच अंडरगो meiotic divisions for the formation of gamete is known as myocyte. उसे myocyte कहा जाता है, ठीक है। तो जो गैमेट्स हो गए, हमेशा याद रखना, द गैमेट्स आर गोइंग टू बी haploid and the zygote is going to be diploid, ठीक है। सिंपल एंड इजी, क्लियर है। सो मियोसाइट से गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, और मियोसाइट हमेशा क्या रहेगा? इट्स गोइंग टू बी डिप्लॉइड। सो लेट्स टेक द क्रोमोसोम काउंट ऑफ सम ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो क्रोमोसोम काउंट लेते हैं, तो जितना भी टोटल क्रोमोसोम काउंट होगा उसका हाफ, क्योंकि गैमेट्स हमेशा क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं ना। सो दैट वुड रिप्रेजेंट द गैमेट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सो जस्ट फॉर दी अंडरस्टैंडिंग, आप याद भी रखो इन चीजों को, काफी इंपॉर्टेंट है। क्रोमोसोम नंबर इन डिप्लॉइड स्टेट, ठीक है। सो 2n, और यहां पे मैं गैमेट लिखूंगा, तो गैमेट में क्या होगा? n होगा,
ठीक है, गैमेट में n होगा। तो इफ आई टॉक अबाउट ह्यूमंस का तो पता है आपको, human contain in diploid condition or the any of the cell of the human except the gametes, जो क्रोमोसोम काउंट होता है दैट इज 46। ठीक है, तो गैमेट के पास कितना होता है, तो गैमेट के पास होता है 23 बिकॉज गैमेट्स आर डिप्लॉइड, gametes are haploid and normal cells are diploid। ठीक है, 46 is the diploid condition, 2n condition is 46 while the haploid condition, n condition is what, 23। अगर if I talk about the relatives of the humans, that is chimpanzee, अगर मैं चिंपैंजी की बात करता हूं, चिंप, it contains 48 chromosomes in its somatic cell और 48 chromosomes in the diploid condition। तो गैमेट में क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 48 का हाफ, दैट इज गोइंग टू बी 24। मतलब चिंपैंजी के जो गैमेट्स हो गए, स्पर्म हो गए, एग हो गए, उसमें 24 क्रोमोसोम एग्जिस्ट करते हैं, हैप्लॉइड कंडीशन एग्जिस्ट करती है। इफ आई टॉक अबाउट द ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर काफी रिसर्च करी है इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स, दैट इज द फ्रूट फ्लाई। अगर मैं फ्रूट फ्लाई की बात करता हूं तो फ्रूट फ्लाई के पास डिप्लॉइड कंडीशन में देयर इज प्रेजेंस ऑफ 8 क्रोमोसोम्स। तो गैमेट वाली कंडीशन में कितना हो जाएगा, 8 का हाफ, दैट इज गोइंग टू बी 4। ठीक है, अगर फ्रॉग की बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट द फ्रॉग, तो फ्रॉग के पास डिप्लॉइड कंडीशन में देयर इज प्रेजेंस ऑफ 26 क्रोमोसोम्स। कितने क्रोमोसोम्स है, 26। तो फ्रॉग के जो गैमेट्स हो गए, उस गैमेट में कितना होगा, 26 का हाफ होता है 13। सो द हैप्लॉइड कंडीशन विल हैव 13 क्रोमोसोम्स। ठीक है, फिर लेट्स टॉक अबाउट द बेस्ट फ्रेंड ऑफ द ह्यूमंस। कौन, द डॉग। अगर डॉग की बात करते हैं तो डॉग के पास ह्यूमन से ज्यादा क्रोमोसोम्स है, दैट इज 78 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द डॉग। तो डॉग का जो स्पर्म होगा, जो एग होगा, उसके अंदर कितना होगा, दैट इज गोइंग टू बी हाफ ऑफ इट, दैट इज गोइंग टू बी 39 इन द गैमेट्स। ठीक है, और चिकन की बात करें, किसकी बात करते हैं, चिकन की अगर बात करते हैं, सो चिकन कंसिस्ट ऑफ द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द डॉग। चिकन के पास भी ह्यूमन से ज्यादा क्रोमोसोम है, दैट इज 78। Even the potato has more number of chromosome compared to the humans। ठीक है, so chicken has 78 chromosome। तो चिकन के जो गैमेट्स हो गए उसके अंदर 39 क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे। एंड इफ आई टॉक अबाउट हनी बी, अगर हनी बी की बात करते हैं, सो हनी बी के केस में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो मेल्स होते हैं हनी बी के केस में, दे हैव 16 क्रोमोसोम, एंड जो फीमेल्स होती है हनी बी के केस में, दे कंसिस्ट ऑफ 32 क्रोमोसोम इन डिप्लॉइड स्टेज। और मेल जो होते हैं, मेल्स आर हैप्लॉइड। मेल्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो जो फीमेल गैमेट बनेगा, है ना, बट इन द केस ऑफ हनी बी जो फीमेल गैमेट बनता है, जो फीमेल गैमेट बनता है, वो फीमेल गैमेट क्या होता है, द फीमेल गैमेट इज
16, ठीक है, हैप्लॉइड। और जो मेल गैमेट बनेगा, द मेल गैमेट कैनॉट, जो मेल गैमेट बनता है वो मियोसिस के थ्रू नहीं बनेगा, इट इज फॉर्म थ्रू माइटोसिस ओनली। आप ये चीज पढ़ चुके हो, हैप्लॉइडी डिप्लॉइडी मैकेनिज्म प्रीवियस चैप्टर में, ठीक है। तो हनीबी के केस में जो मेल होता है वो ऑलरेडी हैप्लॉइडी होता है एंड फीमेल डिप्लॉइड होती है। तो जब मेल गैमेट बनेगा तो मेल गैमेट के बनने के टाइम पे कौन सा प्रोसेस होगा, माइटोसिस होगा, क्योंकि मियोसिस में तो नंबर हाफ हो जाएगा ना, 16 का भी हाफ हो जाएगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए जब मेल गैमेट बनेगा तो मेल गैमेट बनने के टाइम पे कौन सा प्रोसेस होगा, माइटोसिस, क्योंकि जो फादर है, द फादर इज ऑलरेडी हैप्लॉइड कंडीशन और फीमेल इज डिप्लॉइड कंडीशन। तो उसमें क्या होगा, जब फीमेल गैमेट बनेगा तो यस मियोसिस होगा, बट फादर के टाइम पे मियोसिस नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑलरेडी फादर एग्जिस्ट इन द हैप्लॉइड स्टेट, ठीक है। हैप्लॉइडी डिप्लॉइडी मैकेनिज्म प्रीवियस लेक्चर में हो चुका है, आई एम सॉरी प्रीवियस चैप्टर्स में हो चुका है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं। यहाँ पे तो आप इतना ही याद रखो कि फादर क्या होता है, मेल पार्टनर इज गोइंग टू बी हैप्लॉइड एंड फीमेल पार्टनर इज गोइंग टू बी डिप्लॉइड। सो जब गैमेट बनेगा तो क्या होगा, फीमेल वुड अंडरगो द प्रोसेस ऑफ मियोसिस एंड फॉर्म अ गैमेट, 16 हाफ हो जाता है, बट मेल कैन नॉट अंडरगो द प्रोसेस ऑफ मियोसिस बिकॉज ऑलरेडी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज हाफ, सो वो माइटोसिस करके गैमेट बनाता है, ठीक है। सो दिस आर सम ऑफ द हैप्लॉइड स्टेज एंड द डिप्लॉइड स्टेज ऑफ द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो आप इनको याद रखो, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हमेशा कभी भी आपको बोला जाए गैमेट के बारे में तो आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि गैमेट क्या रहेगा, हैप्लॉइड रहेगा। और जो नॉर्मल सेल्स है, नॉर्मल सेल्स इन द सेंस स्किन के सेल्स है, किडनी के सेल्स है, लिवर के सेल है, हेयर सेल्स है, ये हमेशा क्या रहने वाले, दे गोइंग टू बी डिप्लॉइड बिकॉज दोज आर सोमैटिक सेल्स, ठीक है। और सोमैटिक सेल इज गोइंग टू बी डिप्लॉइड व्हाइल द गैमेट इज गोइंग टू बी हैप्लॉइड, सिंपल एंड इजी, ठीक है। सो आई विल कीप दिस मच फॉर द लेक्चर. In the next lecture we'll continue with the further detailings about the chapter, so make sure आप इन lectures को अच्छे से go through करो और अच्छे से notes बना के मुझे WhatsApp करो, ठीक है. So I'll keep this much for the lecture. Thank you so much.